नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए भारत पर रूस से तेल ख़रीदने की सज़ा के तौर पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और चीन और रूस के नज़दीक दिखाने की कोशिश की। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हद तक कह दिया कि अमेरिका ने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया है। ऐसा महसूस होता था कि शायद अब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ख़राब होने वाले हैं। लेकिन अचानक ट्रंप ने रंग बदलते हुए मोदी को अपना दोस्त कह दिया और कहा कि वो उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन हालात के दरमियान पूरी दुनिया में अब भारत की हैसियत और आने वाले वक्त में क्या रुख रहेगा, बहुत ज़्यादा भ्रम और शक की जैसी हालत पैदा कर दी है। इस अहम मामले पर ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के जाने माने एक्सपर्ट सौरभ कुमार शाही से ख़ास बातचीत की है। सौरभ कुमार शाही का एनालिसिस बहुत अहम होता है, आखिर तक ज़रूर देखें। इसके अलावा ईरान रेडियो हिंदी यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जा रहा है। आप इसके ज़रिए उनकी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें हसन अब्बास और सौरभ कुमार शाही के दरमियान भारत के अमेरिका, चीन और रूस के सिलसिले में बदलते रुख पर क्या बातचीत की है। चीन में एससीओ की समिट के बाद से पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ गई है कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में और वर्ल्ड ऑर्डर में एक बड़ा और गहरा बदलाव आ रहा है। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत पर ख़ास तवज्जो मीडिया और सियासी हलकों की रही और इसे एक बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये बैठक कितनी अहम थी, इस बैठक के बाद हालात आलमी सतह पर क्या होने वाले हैं और क्या हो रहे हैं, आगे किस तरह की पॉलिसियां देखने में आएंगी, क्या हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इन पहलुओं पर हम बात करेंगे प्रोग्राम रूबरू में। आप सभी को मेरा सलाम, मैं हूं अहमद अब्बास। प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान होंगे सौरभ कुमार शाही साहब। रूबरू में आज हमारे साथ हैं सौरभ कुमार शाही साहब। एक थोड़े से अंतराल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है शाही साहब से, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करें, जो इस बीच में गैप हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। शाही साहब, हालिया हफ्तों में जो एक बड़ा डेवलपमेंट देखने में आ रहा है दुनिया की सतह पर, वो है हिंदुस्तान का मौजू और हिंदुस्तान के पीएम की चीन यात्रा, चीन का सफ़र। इस पे बहुत बड़े पैमाने पर बहस हो रही है और काफ़ी मीडिया में बड़ी बात हुई और बड़ी बातें हुई। उसके अलावा सियासी हलकों में भी बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू है। और एक चीज़ ये कही जा रही है बड़ी अजीब कि हिंदुस्तान में इस वक्त एक स्विंग स्टेट और स्विंग कंट्री हो गया है दो पोल्स के बीच में। ये मैंने एक अमेरिकन डिप्लोमेट के उससे सुना तो मुझे बड़ा वो लगा कि अब तक तो हम इलेक्शन में सुनते रहते हैं कि ये स्विंग स्टेट हैं और ये है अमेरिका के बारे में, बाकी और जगहों के बारे में। आप क्या सिचुएशन देखते हैं हिंदुस्तान की इस वक्त? जी देखिए, मैं इस बात से अभी नहीं करता हूँ कि भारत किसी किस्म का स्विंग स्टेट बना है या जितनी भी चीज अभी तक नजर आई है उसके हिसाब से भारत मजबूती से अमेरिका के खेमे में है। और ये जो ट्रंप के साथ उसके संबंध में वो माइनर लीगल्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी किस्म का कोई सीरियस फर्का जो है वो दोनों उसमें नजर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। यानी शादी में कई बार झगड़े होते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर झगड़ा जो है वो तलाक में तब्दील होता है। तो यहाँ भी इसको मैं क्विबल्स मानूंगा, इसको मैं तलाक नहीं मानूंगा। हाँ, हैविंग सेड दैट, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि
कंसिडरिंग कि भारत की सिचुएशन में है, जिस तरह के दबाव में है अमेरिका की तरफ से, एक छोटे लेवल पे जिसको हम मिलिट्री की जबान में टैक्टिकल रीसेट कहते हैं, स्ट्रेटेजी की जबान में, वो चाइना के साथ एक टैक्टिकल रीसेट है। और मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि टैक्टिकल रीसेट जो है वो ऑपरेशनल रीसेट और स्ट्रेटेजिक रीसेट से अलग चीज होती है। इसका गोल छोटा होता है, इसका दायरा छोटा होता है, इसके टारगेट्स छोटे होते हैं और उसको अचीव करने की यहाँ पे एक कोशिश होती है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखेंगे तो भारत बहुत वेरी हैप्पी सिचुएशन विद अमेरिका लार्ज, और वो ये मानता है कि ट्रंप के जो ये 4 साल है वो हमें इसी जो सनकपने के 4 साल है वो हमें किसी तरह गुजारने पड़े। अब उसको गुजारे हम जिस तरह से मार खाते गुजारे हैं, कैपिचुलेशन से गुजारे हैं, किसी तरह से गुजारे, उनको मक्खन लगाते गुजारे, मतलब किसी तरह हमने 4 साल गुजारने हैं। इस चीज को ये एब्रेशन मानते हैं, ये एब्रेशन है, ये नॉर्मल नहीं है। तो उनका मानना है कि 4 साल में एब्रेशन खत्म हो जाएगा, नई चीजें, नई हुकूमत आएगी और जो ये 35-40 साल का इन्वेस्टमेंट है दोनों देशों का एक दूसरे के करीब आने के, स्ट्रेटेजिक फैलाई बनने के, वो वापस से ट्रेन जो है अपनी पटरी पे चलेगा। तो मुझे इस तरह का कोई भी यहाँ पे नहीं लगता कि भारत उस खेमे से निकल के कोई ब्रिक्स के खेमे में है या एससीओ के खेमे में, इस तरह की कोई मतलब कोई इंडिकेशन मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी भी हालत। जी शाहिद साहब, हमें एक चीज़ ये नज़र आई, एक तो आपने ट्रंप का जो फैक्टर है वो मुझे लगता है और भी बहुत से मुल्क होंगे जो इस इंतज़ार में होंगे कि किसी तरह ये साल गुजर जाएं और जितनी जल्दी गुजर जाएं उसके बाद नए सिरे से सोचा जाए। एक चीज़ यूरोप की सतह पर भी नज़र आई, यानी इंडिया यूरोप रिलेशंस की जहाँ तक बात की जाए तो कम से कम मीडिया का एक तबका हमें ये नज़र आया जो इस बात पे हिंदुस्तान पे बड़ी तनकीद कर रहा है कि वो यूक्रेन के मामले में रशिया से तेल खरीद रहा है और एक तरह से वो फाइनेंसिंग कर रहा है रशिया की वॉर की, और इसका बड़ा हार्श जो आंसर हमने सुना हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो इस पे बहुत जोर दे रहे थे कि आप जो है वो यूरोप सेंट्रिक सोच जो रही है उसी को जारी रखना, उनको इस तरह की बात कर रहे थे। तो ये जो एक मौजू था यूक्रेन वाला, उस पर हम जो रिएक्शन देख रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में तो जो है ही वो तो है ही, यानी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाई उस पर जाहिर है यूक्रेन का मसला बड़ा अहम है उसमें। यूरोप में जो हमें ये सोच नज़र आ रही है वो आप उसको किस हद तक ये मान के चलते हैं कि ये वक्ती है या नहीं, इस तरह की सोच आगे जारी रहने वाली है कि वो अगर कोई वॉर अगर हो गई तो उनको ये तवक्को रहेगी कि हिंदुस्तान इस तरह से साथ दे उसका और कोई अलग आज़ाद होकर अपनी कोई पॉलिसी ना अपनाए, ये जो सोच है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, यूरोपियंस खुद हिपोथेटिकल पोजीशंस लेते रहे हैं, तो जाहिर है कि भारत जब ये पोजीशन ले रहा है तो उसमें उनको कहने के लिए कुछ बचता है। अब मसला ये है कि उन्होंने 16-17 राउंड ऑफ सैंक्शंस रूस पे लगा रखे हैं। अपने पावर को लेके कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ खुशफहमी भी थी उनमें, हम तो रूस का जो है इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर देंगे। अब मसला ये है कि 17 राउंड ऑफ सैंक्शंस लग चुके हैं, रूस की इकोनॉमी कोलैप्स होती हुई ना दिख रही है, इनफैक्ट कुछ महीनों में वो बढ़िया ही कर रही है पहले, और यूरोप को समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो करें क्या। मिलिटरली जितना झोंक सकते थे उन्होंने झोंक दिया, उसमें भी उन्होंने देख लिया कि मिलिटरली कुछ हासिल होने वाला है नहीं। वो जो कलेक्टिव जो पावर है नेटो का, उसकी हार जो है वो बैटलफील्ड पे धीरे-धीरे हो रही है। ऑफ कोर्स स्लोली हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हो रही, इसमें कोई बात नहीं। तो अब आप यूरोप की जगह मैं अपने आप को रखूं और तो मैं उस फ्रस्ट्रेशन को समझ सकता हूं कि मिलिटरली आपको डिफीट किया जा रहा है और फिनेंशियली आपको रिडंडेंट कर दिया है, यानी ये जो है किसी आपकी कोई इज्जत औकात जो है वो रहेगी।
तो उस ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर आखिरी में आके आदमी जो है वो स्केपगोट ढूंढता है कि भाई इसमें स्केपगोट कौन, और यहाँ पे उसको वो भारत नजर आ रहा है। विच इज नॉट टू से कि भारत वो जो काम कह रहा है वो भारत नहीं कर रहा। बहुत सिंपल सा है कि आप डेटा को देखें, युद्ध से पहले भारत रशिया से सिर्फ 2% तेल खरीदता था, 40% है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर वो ये कहते हैं कि भारत ये फिनांस कर रहा है इसको वॉर को, तो टेक्निकली वो सही बात है कि भाई जाहिर है कि जब आप 2% से 40% पे जा रहे हैं तो आप उसको फिनांस करें, और चाइना भी कर रहा है। अच्छा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि यूरोप तो खुद उनसे ले रहा है और ये नहीं, उसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि यूरोप उससे पहले से ले रहा था। यूरोप में लेना बहुत कम है। अगर यूरोप 40% ले रहा था तो यूरोप 2% पे पहुंचे हुए हैं, और आप 2% से 40% पे पहुंचे, तो सेम सिचुएशन यूरोप के नजर में। हमारे नजर में हिपोक्रेटिकल हो सकता है, यूरोप के नजर में ये हिपोक्रेटिकल नहीं है। उनका कहना है कि हमने तो भाई बिल्कुल कम कर दिया और आपने बिल्कुल बढ़ा दिया है, तो युवा क्या ये चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी है। लेकिन जनरल यूरोपियन पॉपुलेशन में इसको लेके इतना गुस्सा नहीं है जितना अमेरिकन को है, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि कुछ तो प्रेशर मॉस्को पे बने कि वो बातचीत के लिए तैयार हो। अच्छा, मॉस्को ने पहले कह दिया है कि हमारे गोल्स अगर अचीव नहीं होंगे तो हम गोललेस सीज फायर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो गोललेस सीज फायर वो नहीं करना था। तो कहते हैं भाई लड़ाई अपनी चलने दो। और ये मैंने आपके यहाँ पे चैनल पर भी और जगहों पर भी ये बात पहले भी बताई है लोगों को कि जुलाई से लेके अक्टूबर का महीना जो है वो मेन लड़ाई का महीना होता है। ये जो आप इसको प्लेन कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, ग्रासलैंड कह दीजिए, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद बारिश होती है और वो पूरा कीचड़ बन जाता है, तो कोई मोबिलिटी जो है वो रुकता है। तो बिल्कुल लड़ाई के 4-5 महीने में जिसमें रशिया को सबसे ज्यादा गेन मिलता है, वो आपसे बात करने लगेगा छोड़ के ये तवक्कुआत ही जो है वो गलत है। तो वो फ्रस्ट्रेशन अमेरिका को, और उसको लगता है कि अगर भारत तेल लेना बंद कर देगा तो शायद ये प्रेशर बने कि वो बातचीत के लिए आ जाए, रशिया बातचीत के लिए। और रशिया को लगता है कि 1-2 महीने तक, उनको लगता है कि 1-2 महीने में वो दो और जो बड़े शहर हैं, स्पेशली जो स्लेविंस्क और कर्माटोव, इन दोनों पे अगर उनका कब्जा हो गया तो उनकी जो अपने गोल्स थे वो मोर और लेस अचीव हो जाएंगे, टेरिटोरियल गोल्स। तो इसलिए वो बात मान लिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन की उपज, उसको आप कह सकते हैं कि ना कुछ कर पाने की जो एक गिराहट होती है ना, उसके जद में जो है भारत आगे है। जी, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए उसके लिए जो वजह कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ट्रंप का नाम सजेस्ट नहीं किया नोबेल प्राइज़ के लिए, उससे नाराज़ होके। क्या इतनी सतही चीज़ हो सकती है कि बस उनको इतना बुरा लग गया कि उस पर दो मुल्कों के ताल्लुकात उसको रिस्क पे डाल दें? भारत में भी तो इसी किस्म की जो कहते हैं ना कि तुक्का वाली जर्नलिज्म जो होती है, जो लोग तुक्का मार रहे होते हैं और ये करते हैं। जो ट्रंप के मेन एडवाइजर इस टैरिफ को लेकर, पिछले बार उनके चीफ नेगोशिएटर, मैंने उस पर कुछ दिन तक एक प्रोग्राम भी किया, उनकी किताब को आप पढ़ेंगे तो उस जमाने में उन्होंने लिख रखा है कि ये टैरिफ को एज अ वेपन बना के हमें उन कंट्रीज के, स्पेशली जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा खाई है, ट्रेड का, ट्रेड एंड ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, उसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एज अ स्टिक बनाते हैं। और बड़ा उसमें भारत का नाम लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो भारत के डेडिकेटेड है। तो ये सारा चीज प्री प्लान, इसका आपने नॉमिनेट नहीं किया नोबेल के लिए, आप नहीं नॉमिनेट करेंगे नोबेल के लिए तो ऐसा थोड़ी नहीं उसको मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। आप क्या, आप एक कंट्री है दुनिया के 194 कंट्री। अपन यहाँ पे मसला यही है कि जिस तरह यूरोप अपने आप को मतलब एक खुशफहमी में रहती है, ये देश की खुशफहमी नहीं है पिछले कई सालों में, तो इनको भी ये लग रहा है कि हमारे उसके करने से कुछ नहीं हो रहा। वो होना ही होना था। आपके साथ ट्रेड डेफिसिट उसका इतना ज्यादा, चाइना के साथ भी है तो उसके साथ भी कर रहा है। जब चाइना के साथ कर रहा था तो आप ताली बजा रहे थे पिछले 10 ईयर में सब लोग, अच्छा चाइना के साथ हो रहा है। भाई जो सीधी सी बात है कि बच्चे, कहा जाता है, अंग्रेजी की कहावत है कि
बच्चे के हाथ में अगर हथौड़ा दे दीजिए तो उसको हर चीज जो है कील नजर है, हर चीज में मार सकते हो। सर पे मार देगा, आपके टेबल लैंप पे मार देगा। तो आपने जब उसको टैरिफ का हथौड़ा पिछली बार थमा दिया, चाइना के साथ हो रहा था तो सब यहाँ जो है वो हंस रहे थे कि बड़ा मजा आ रहा है, तो बच्चे के पास हथौड़ा आ गया तो अब उसको और भी चीजें देखने लगी हैं, इस पर मारा जा सकता है। दूसरा ये कि चाइना के पास वेयर विकल है कि आपको जो है वो परेशान करे, मतलब अमेरिका को परेशान करे, और तो कर रहा है भाई। आपने रोक लिया, चाइना के लिए चिप रोका है, तो चाइना ने आपका वो क्रिटिकल मिनरल्स रोक लिया। बिल्कुल। हम क्या ऐसा अमेरिका को बेच रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन छोड़ के हम ऐसा क्या अमेरिका को बेच रहे हैं जिसके रोकने से अमेरिका में त्राहिमाम हो जाएगा। हम बेचते हैं कपड़ा, हम बेचते हैं आयरन स्टील। आयरन स्टील दुनिया के 50 कंट्री बेचते हैं। आप बेचते हैं टी शर्ट नहीं पहनेगा, 4 टी शर्ट की जगह 2 टी शर्ट अमेरिकी खरीदेगा तो क्या मर जाएगा? नहीं है ना। तो आपके पास वो लेवरेज नहीं जो चाइना के पास। चाइना अगर क्रिटिकल मिनरल नहीं बेचता है तो प्लेन के पार्ट्स बनने बंद हो जाएंगे, मिसाइल का सीकर बनना बंद हो जाएगा, 1000 ऐसी चीजें हैं जो बंद हो। आप कपड़ा नहीं बेचेंगे, नहीं कपड़ा पहनेगा, 2 जगह दूसरे जगह से खरीद लेगा, आपको ताइवान रिप्लेस कर देगा। तो वो लेवरेज जो चाइना के पास है वो आपके पास नहीं, ठीक है। और इसीलिए भारत, देखिए भारत ने रेसिप्रोकल क्या किया, उसका टैरिफ लगा दिया। चाइना ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, भारत ने तो कुछ नहीं किया। सही, भारत ने तो कोई टैरिफ नहीं लगाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि किसी तरह ट्रंप को गुस्सा ना करे, वो अपीज करे, लेकिन ये नहीं समझता कि ये जो कैरेक्टर टाइप होता है वो ऐसा, ये जिन लोगों में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये जो कैरेक्टर टाइप है वो ऐसा है, इसको अगर आप उंगली देंगे तो ये पहुंचा आपका पकड़ेगा। तो आप अगर उसको थोड़ा सा कंसेशन देंगे तो वो और कंसेशन की उम्मीद आपसे करेगा, जो दबेगा उसको दबाएगा। तो वो सूरत हाल यहाँ पे उभर के आ रही है। जैसा मैंने कहा, प्लानिंग बहुत पहले से थी। आप उनके किताब में जो मेन इनके एडवाइजर हैं उनकी किताब में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये कोई नई चीज है कि नोबेल प्राइज के लिए नहीं किया तो इसके शायद साहब टैरिफ के साथ, अब मान लीजिए अब तो बहुत ज़्यादा लगा दिया है इस वक्त, लेकिन ऐसा लग रहा है, आपने किताब का हवाला दिया, अगर अमेरिका की पॉलिसी आगे भी चलती है तो ट्रंप के बाद के दौर में भी हिंदुस्तान इसको कैसे मैनेज कर पाएगा रिश्तों को। डेफिसिट तो यानी हिंदुस्तान के लिए तो सरप्लस में काफ़ी है ट्रेड, उसके अलावा जो हिंदुस्तान की स्किल्ड लेबर वहाँ पर है काफ़ी बड़ी तादाद में, उससे जो इनकम है उस डायस्पोरा से वो भी बहुत बड़ा अमाउंट, मैंने कहीं देखा था कुछ $200 बिलियन इस तरह का कोई अमाउंट है। कैसे मैनेज कर पाएगा हिंदुस्तान? देखिए, मसला ये हो गया है कि जो चीज हमारा प्लस पॉइंट था वो चीज आज हमारे ऊपर उनका लेवरेज किया। ये वैसे ही बात हुई कि आप 3 बंदूक लेके किसी से लड़ाई में जाएं और उधर की पार्टी 3 बंदूक आपका छीने, तो सडनली जो 3 बंदूक आपको आप अपने सहूलियत के लिए ले जा रहे थे वो दूसरे के काम आ रहे थे। अब देखिए इसका मसला क्या है, देखिए कहाँ टारगेट किया जाए। जैसे एक बिल जो है वो पेश की गई है वहां पे सेनेट में, हायर बिल, अभी परसों ही पेश की गई। उसके अंतर्गत जो भी अमेरिकन कंपनी फॉरेन कंपनीज को आईटी सेक्टर में या बीपीओ में इस तरह में काम देती है, उस पर 25% टैक्स और 21% जो टैक्स डिडक्शन मिलता था वो बंद, यानी 25 + 21 46% टैक्स का टैक्स बोल दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा कंटेंट कौन? फिर अभी मैंने पढ़ा कि एक और ये प्लानिंग कर रहे हैं कि $250 पर पर्सन एंट्री फी, टूरिस्ट फी लगाई जाए। अगेन 3rd या 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो कहाँ पे जा रहे हैं। तो मसला ये हो गया कि हमारे जो लेवरेजेस थे ना, जिनकी बात हम कर रहे थे, वही सब हमारे अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जाए। तो ट्रंप के बाद जो आपने बताया वो मसला ये है कि ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि ट्रंप, अगर अव्वल तो ट्रंप जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हो सकता है फिर चुनाव लड़ जाए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ नहीं है, लड़ सकते। अगर नहीं भी लड़ते हैं तो देखना होगा कि क्या रिपब्लिकन पार्टी तो नहीं जीत गया,
रिपब्लिकन पार्टी जीत के आती है और रिपब्लिकन पार्टी में जिस तरह से ट्रम्पियंस का जिस तरह से कब्जा है रिपब्लिकन पार्टी, सही है, उससे ये बात बहुत क्लियर हो जाती है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में ट्रम्पियन के कब्जे से कि कोई इसी के तरह का, इसी जहरियत का कोई दोबारा है अगर वो जीत गए। अच्छा, ये भी ना भूलें कि अगर वो हार भी जाते हैं तो जब एक बार ये चीजें जो रिइंफोर्स हो जाती है ना, इनको फिर बैक जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ईरान के केस में देखिए, जैसे यूएन से अमेरिका निकल गया तो कहाँ डेमोक्रेट पार्टी की सत्ता आई तो वापस चली गई। सही। ये चाइना पे जो टैरिफ लग गई थी और जो बैन सेमीकंडक्टर पे लग गया था ट्रम्प के जमाने में, वो कहाँ वापस चला गया जब बाइडेन का जमाना था। तो हाँ, भारत के केस में चूंकि उसको एज ए एलाई देख रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट एज ए बुलवर्क देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें वो स्पीड अप हो, लेकिन उसमें 50 चीजें हैं। उसमें ये भी है कि आपको सीनेट में मेजोरिटी है कि नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी का जीत जाए प्रेसिडेंट, लेकिन सीनेट में मेजोरिटी जो है वो रह जाए। तो ये पेचीदा चीज है। तो क्या होगा ये तो कहना उसी समय जाके हम कुछ प्रयास लगा सकते हैं, किस पे क्या होगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा कि वेट आउट करने का वक्त है, और वेट आउट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन हमें अभी नजर आ नहीं है। जी शाही साहब, थोड़ी बात करते हैं ये जो बड़ा डेवलपमेंट एससीओ की समिट के बाद और उसके बाद जो चाइना की जो परेड थी जिसकी बड़ी खबरें आई, तो ये बहुत सीरियसली ये बात होने लगी कि अब जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और नया पोल निकल के सामने आ रहा है, और उसी के तहत फिर ये बात होने लगी कि भारत इधर रहेगा कि उधर रहेगा। आप इसको कितना सीरियस देखते हैं कि ये इस वक्त दूसरा जो इस तरह का एक पोल बन रहा है, रशिया है जिसमें चाइना है, दूसरे कंट्रीज़ हैं, ईरान में भी ये बात बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है, और ये कि इसके सिलसिले में हमें पॉलिसी क्या लेनी चाहिए। तो आप इस नई सिचुएशन को, नए पोल को किस पोजीशन में देखते हैं, कितना मजबूत है, आगे कितना जा सकता है? देखिए, एक फोरम ब्रिक्स है, एक फोरम एससीओ। ब्रिक्स का फोरम जो है वो इकोनॉमी ड्रिवन है, एससीओ का फोरम सिक्योरिटी। सही। अच्छा, अब ये चीज चूंकि इन दोनों चीज की आपस में तारतम्यता भी, आजकल इकोनॉमिक पावर जो है वो मिलिट्री पावर एक दूसरे के साथ चल रही है। सही। तो हमें ये देखना होगा कि वो जो अल्टरनेटिव ब्लॉक्स बन रहे हैं उसका कुछ मिलिट्री मैनिफेस्टेशन भी होगा या नहीं। अगर उस मिलिट्री मैनिफेस्टेशन बहुत बाद का एक फेज होता है, उससे पहले उसका इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन हो जाना चाहिए अगर होता है। अभी कल रात एक मीटिंग ब्रिक्स की हुई जो प्रेसिडेंट लूला ने बुलाई थी, और उसमें तमाम जो ब्रिक्स मेंबरान हैं उनके हेड ऑफ स्टेट से वो शामिल हुए, एक्सेप्ट फॉर भारत जिसने अपने हेड ऑफ स्टेट जिनके सामने नहीं, हालांकि वो कोई जाते नहीं, उन्हीं फोन पे वो वीडियो पे बोली थी, लेकिन फिर भी भारत उसमें शामिल नहीं हुआ भारत की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्री शामिल। तो अव्वल तो इससे ही लग जाता है कि कुछ लोग अमेरिका के रिएक्शन से इतने डरे हुए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जा ही नहीं रहे। उससे आप समझ सकते हैं कि किस किस्म का एक खौफ तारीख जो है यहाँ पे है। तो ऐसे सूरत हाल में हम कैसे तवक्को रखें कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो एक छोटा सा इकोनॉमिक पे भी जहां अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पे बात होती है, वहां अगर ये रहती नहीं दिख रही है, तो हम कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका कोई मिलिट्री पॉसिबल मिलिट्री डायमेंशन जो है वो जो। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक वाले उस पर, चलो भारत को अगर एक सेकंड के लिए हम ये मान लें कि वो एब्रेशन है और बाकी लोग इस पे काम करें, तो क्या हम डीडॉलराइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या अल्टरनेटिव जो फाइनेंशियल सिस्टम एक हम खड़ा कर रहे हैं, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्या हम खड़ा कर रहे हैं जिसमें अमेरिका का दखल जो है ना हो? इन सब चीजों को अगर हम कर पाएंगे, चाहे वो ब्रिक्स के तत्वावधान में हो, चाहे वो एससीओ के परव्यू, जिसके भी परव्यू में अगर हम पहले इकोनॉमिक कोऑर्जन के जो उनके टूल्स हैं उनको कुंड करने के लिए अगर हमने कुछ काउंटर मेजर्स ले लिए और वो सक्सेसफुल हो गया,
तभी मैं जाके ये बात कह पाऊंगा कि इसका कोई भी पॉसिबल मिलिट्री डिमेंशन है। अब जिनको फाइनेंशियल एक्शन लेने में ही डर लग रहा है, वो मिलिट्री में वो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे भी नहीं जाएंगे। तो अभी पहले ये देखना पड़ेगा कि रशिया, चाइना, ब्राजील ये लीडरशिप रोल लेके इसका कुछ देखिए। अब इसमें एक और भी मसला है, ब्रिक्स की सदारत अगले साल भारत को मिलेगी। भारत ने एक बार ट्रंप ने धमकी दी होगी और भारत ने 600 बार एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम डीडोलराइजेशन नहीं चाहते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम एंटी अमेरिकन नहीं है, हम एंटी, मतलब 15 जगह कम से कम वो बोल चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब सदारत ही उनकी होने वाली है, अगले साल भारत की होने वाली है, तो ये तमाम जो चीजें हम बात कर रहे हैं, डीडोलराइजेशन की बात कर रहे हैं या अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक संभव है? तो मुझे अभी फिलहाल मैं इतना ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं हूँ उसको लेकर, और हो सकता है कि आगे इसका कुछ पॉसिबल मिलिट्री डिमेंशन है इसका। इसमें एक चीज़ ये है, जैसे भारत जैसे जो स्टेट हैं, इनका तो ये है कि भारत के अच्छे रिश्ते अमेरिका से हैं, यूरोपियन कंट्रीज से अच्छा ट्रेड चल रहा है। लेकिन रशिया जैसे मुल्क हैं या ईरान की जहाँ तक बात है, इनके पास वाला ऑप्शन नहीं है। या चाइना की जहाँ तक बात है, तो चाइना को भी ये कहीं ना कहीं ज़रूर लग रहा है कि अगर जंग का दायरा रशिया तक पहुँच चुका है, ईरान तक पहुँच चुका है, तो वो चाइना तक कब पहुंच जाए, इसमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी नहीं रहा जा सकता। कभी भी इस तरह की चेंज आ सकती है। ताइवान का जो इशू है, इस ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए आपको क्या एक संजीदगी नज़र आती है? अगर भारत को फिलहाल अगर इसमें अलग रख के देखते हैं, ऐसा नज़र आता है कि एक साथ कोई अलायंस ना भी बना के ये कि किसी तरह से अलग अलग फ्रंट पे वेस्ट का मुकाबला किया जाए, क्या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आती है आपको? देखिए, इसमें बहुत सिंपल था। अगर आप टाइमलाइन उठाते तो सबसे पहले ये बात ईरान में थी, इस अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर फिनेंशियल आर्किटेक्चर होना चाहिए। और ये आज की बात नहीं, जब उस जमाने में मैं जर्नलिज्म में नया नया आया था, उस जमाने में ये बात होने लगी। मेरे आने के कुछ साल बाद ये 8-9 से तो ये सब चीजें बात होने लगी। 2007 से उस जमाने में रशिया इंटरेस्टेड नहीं था। रशिया इसलिए इंटरेस्टेड नहीं था कि रशिया को लगता था कि वो वेस्ट का पार्ट है और ये बिल्कुल मैटर ऑफ ईयर्स है कि वो उसमें इंटीग्रेट करेगा। आज जब पिट रहा है तो उसको नजर आ रहा है कि नहीं, है अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा। चाइना उस समय चूंकि बेच ही रहा था हर चीज दुनिया को, वेस्ट को, तो वो उसको नाराज नहीं करना था। लेकिन आज ये तीनों देश अपने आप को सेम बोट में आ रहे हैं और शायद ब्राजील भी इसमें शामिल है। तो जाहिर है कि अपने लेवल पे तो ये करें, जो कुछ चीजें हो भी रही है, मीट का पेमेंट सिस्टम जो रशिया का है या चाइना का जो अपना पेमेंट सिस्टम है, बन गई है। लेकिन इसको कहते हैं ना कि एक मल्टीलैटरल फोरम का फायदा ये होता है ना कि उसमें कई कंट्रीज के स्टेक होते हैं, तो चीजें जो है स्मूथली चलती। जिसमें एक कंट्री का स्टेक है, तो फर्ज करें कि आप रूस का बिल्ड सिस्टम यूज कर रहा है पूरा ईरान, मान लीजिए यूज करने लगे, कल अमेरिका जो है वो पुतिन को जो चाहे वो दे दे और बदले में बोले कि ईरान का बिल्ड सिस्टम, ईरान में जो बिल्ड सिस्टम वहां चल रहा था तो बंद कर देगा, तो क्या बोले काम होगा भाई। ट्रांजैक्शन है ना, इंटरनेशनल में तो दोस्ती तो होती नहीं है, ट्रांजैक्शन होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर ब्रिक्स का पूरा कोई इस तरह का सिस्टम, तो ना वो रशिया बंद कर पाएगा, ना चाइना यूनिलैटरली बंद कर पाएगा, उसमें ब्रिक्स के तमाम मेंबर जो है उसका हथियार। तो इसीलिए ये जो अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि एक देश के हाथ से निकल के आप किसी दूसरे देश के हाथ में चले जाए। अब ये चाहते हैं कि ये एक मल्टीलैटरल लेवल पे जो चीजें हों, ताकि इसका एक डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो हो सके। तो ऐसे सूरत हाल में मुझे अभी भी लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो एक कवायद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा तभी होगा जब वो ब्रिक्स या एससीओ को लेवल पे, इंडिविजुअल या बायलैटरल लेवल पे। सही है। इसके बाद आप अच्छा, ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, एक तरफ वेस्ट है और एक जाहिर है पहले से बना हुआ एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अलग अलग मुल्क परेशानी महसूस करने लगे हैं। जैसे हमने
रशिया को देखा, ईरान की मिसाल बिल्कुल सामने है। चाइना को भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर उसे पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इससे बहुत मुतमईन नहीं है जो मौजूदा स्थिति है। तो अभी तो इस तरह की सूरत हाल है, और इसी के नतीजे में हमने देखा कि ब्रिक्स और एससीओ इस तरह के संगठन वजूद में आए। इन्होंने अपना एक वैकल्पिक कोई वो प्लेटफॉर्म और इस तरह की एक मजबूत कोई जगह और एक अलायंस बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि इस तरह के जो वैकल्पिक रास्ते ढूंढे जा रहे हैं इनको छोड़ दिया जाए? यानी क्या आपको लगता है कि ये लोग मायूस होकर ये मुल्क इस तरफ जा सकते हैं कि नहीं, किसी और तरह से हमें सेटलमेंट करना चाहिए, ये कोशिशें फायदा नहीं देती हैं? नहीं, वो भी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि देखें, अमेरिका का डिक्लाइन जो है वो हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है, अमेरिका को भी नजर आ रहा है। इसलिए दिन में 8 बार बोलता है कि हमारा डिक्लाइन नहीं, जिसका डिक्लाइन नहीं हो रहा होता है। अगर मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच होगी तो मैं हर दिन में 11 बार थोड़ी ना बोलूंगा कि भारत के एवरेज आदमी से मेरी हाइट ऊपर, क्योंकि भाई मेरी 5'6" है और भारत की एवरेज हाइट 5'5" है, तो मुझे सबको बताना पड़ता है कि यार जो कहता है कि नाटा है उसको मैं कहता नहीं 1 इंच भारत से उससे ऊपर एवरेज हाइट के ऊपर। तो यही चीज है। तो ये दिन में अमेरिका अगर 11 बार बोल रहा है हमारा डिक्लाइन नहीं हो रहा, मतलब डिक्लाइन हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। उसके तमाम वो जो इसमें जो दानिश्वर हैं वो उन्होंने बहुत सारे इसके वो मरहले बताए हैं कि इस मरहले पे ये होगा, इस मरहले पे ये होगा, और वो आपको साफ नजर आ रहा है। लेकिन जो डोमिनेंट सुपर पावर होता है, और यहाँ मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, जो पहले भी मैंने कई बार ये बात कही है कि जो डिक्लाइनिंग पावर होता है वो उसका चीजों को, इवेंट्स को पॉजिटिवली अफेक्ट करने का जो सिस्टम है वो पहले जाता है, लेकिन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने का डिस्ट्रक्टिव पावर जो उसका है वो बहुत दिनों तक है। सही। ब्रिटेन का डिक्लाइन देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो गया, लेकिन उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर जो है अगले 30-40 साल है, पॉजिटिवली कुछ वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो वो चीज आपको यहाँ पे नजर आई कि ये आखिरी मरहला है, छटपटाहट है कि दुनिया भर से आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे बैन लगा रहे हैं, आईसीजे को धमकी दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मतलब वो जितनी कोशिश हो सकती है वो जो एक बदहवास जो होता है वो करता है। तो वो इबारत तो लिखी जा चुकी है कि इट इज अ डिक्लाइनिंग पावर। तो भाई चाइना और रशिया और इन लोगों को मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो बनाने का वापस एक काम किया। भारत के किस दिख रहा है? भारत के साथ मसला ये है कि भारत ने एक डूबते हुए सुपर पावर पे अपना जो है उस घोड़े पे अपनी गाड़ी जो है उसने लगा दी। अब मसला ये है कि गाड़ी लगा दी है तो अब उसको ना गाड़ी हटाते बन रहा है, और वो चाहता है कि किसी तरह ये घोड़ा जिंदा रहे, लेकिन ये घोड़ा मर रहा है। तो भारत तो जाहिर है कि इसमें इसी कश्मकश में भारत रहेगा, लेकिन रशिया और चाइना, ईरान ये यहाँ से रिटर्न नहीं होंगे। उनको एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सामने दिख रहा है, और वो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। देयर इज नो लुकिंग बैक। पेनफुल होगा, ट्रांजिशन स्लो होगा, लेकिन ट्रांजिशन होगा, इसमें कोई दो नहीं। तो ट्रांजिशन हो रहा है, स्लो होगा, और इसमें कुछ हो सकता है अड़चने आए, लेकिन होना ये ज़रूर है, और ये इबारत लिखी जा चुकी है। शाही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आपने अहम पहलुओं पर रोशनी डाली, धन्यवाद आप। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।